चलिए कौन सी ट्राइब देख रहे थे हम? भील ट्राइब ना। लिखिए भील जनजाति। भील ट्राइब। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, कोई बताएगा? है ना, एक संस्कृत का शब्द था, संस्कृत शब्द बिल, इससे हुई थी। ठीक है, कौन सा शब्द था? बिल था। ठीक है, क्लियर। एक संस्कृत का शब्द था, कौन सा? बिल शब्द से हुआ था, जिसका अर्थ होता है क्या? धनुष। ठीक है, क्या है शब्द का नाम? धनुष। और लिखिए ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, बताया था ना, सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत में जनसंख्या के आधार पर, भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, लार्जेस्ट ट्राइब इन अवर कंट्री। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है। मैंने आपको बताया था कि अपने आप को क्या बोलती है? मराठा प्रताप के वंशज हैं। अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानती है। ठीक है, और क्या बोलती है? प्रोटो आस्टेक परिवार की होती है ये। क्या? प्रोटो अपने आप को प्रोटो आस्ट्रेलाइट परिवार का मानती है। क्लियर। और क्या देखे थे हमने? है ना, मैंने आपको बताया था कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें भी कौन सी जनजाति? हल्दी घाटी के युद्ध में भील जनजाति ने भाग लिया था। ठीक है, और इनका अगर हम ज्योग्राफिकल विस्तार देखें, अगर हम इनका भौगोलिक विस्तार देखें तो ये कहां पे पाई जाती है? कहां पर? पश्चिमी क्षेत्र पे। जो हमारा वेस्टर्न एरिया है वहां पे पाई जाती है, पश्चिमी क्षेत्र लिख सकते हैं अपन। ना, ये जिले अगर आपसे कभी पूछ ले तो अलीराजपुर, झाबुआ, धार, है ना, पश्चिम के जो जिले हैं वहां पे अपन को आप क्या देखने मिलेगी? ये वाली कास्ट देखने मिलेगी, भील जनजाति। चलिए, इसके बाद मैंने इनकी सब कास्ट बताया था, इनकी सब कास्ट बताया था मैंने। क्या होती है? उपजातियां। मैंने ला से आपको बताया था याद रखने के लिए, भिलाला, पटेलिया, बरेला,
ये 3 ला से हो गए, और एक बताया था रथनास और बेगास। ये कुछ इनकी सब कास्ट होती है, ठीक है। भिलाला, पटेलिया, बरेला, रत्नास और बेगास। तो मैंने एक बताया था, एक क्वेश्चन आया था भील और भिलाला। ये जो कास्ट होती है, एक भील होती है और एक होती है कौन सी, भिलाला। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है क्या, उजले भील। उजले भील के नाम से जाना जाता है ना। ये थोड़े रिच होते हैं उसमें, और एक जो भील होते हैं इनको काय के नाम से जाना जाता था, काले। काले भील के नाम से जाना जाता था। क्लियर। चलिए, इसके बाद हमने इनकी कुछ सामाजिक विशेषताएं देखा था। इनकी कुछ सामाजिक विशेषताएं देखी थी। सामाजिक विशेषताएं में इनके सोशल स्पेशलिटी थी, इनमें क्या थी, ये भी क्या होते हैं, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक होते हैं, ठीक है। एक ये होती है संयुक्त परिवार, ये मैंने बताया था, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। और क्या बताया था कि वधु मूल्य प्रचलन में रहता है। वधु मूल्य, ब्राइड प्राइड प्रचलन में रहता है। ये हमें ये देखने मिलते हैं। क्लियर। ये हमने सामाजिक विशेषताएं भी देख लिया था। सामाजिक विशेषताएं के बाद क्या देखा था, आर्थिक विशेषताएं। इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी रहती है, तो आर्थिक विशेषताएं में हमने देखा था कि ये मुख्यतः किसान होते हैं। क्या होते हैं, मुख्यतः किसान होते हैं, फार्मर होते हैं। और किसान होते हैं तो क्या करेंगे, कृषि करेंगे, है ना। तो मैंने आपको कल बताया था एक चिमाता कृषि, इसको थोड़ा सुधार लीजिए। मैंने आपको बता दिया था कि चिमाता कृषि जो होती है ये भीलों द्वारा की जाती है, मगर ये कहां पे की जाती है, पहाड़ों में कि मैदानों में। हाँ, कल मैंने थोड़ा सा गलत लिखवा दिया तो उसको करेक्शन कर लीजिए। पहाड़ों में जो होती है ना, पहाड़ों में की गई कृषि, की गई कृषि को क्या बोलते हैं, चिमाता कृषि कहते हैं। और एक और बताया था दाहिया, जो गौड़ जनजाति द्वारा भी की जाती है, ये होती है मैदानों में की गई, मैदानों में, है ना। हमारे भारत में 43% भाग में मैदान पाया जाता है, ठीक है। इसको करेक्शन कर लीजिए। चिमाता कृषि जो होती है पहाड़ों में की जाती है, और दाहिया जो होती है वो मैदानों में, मैदानों में की गई कृषि, ठीक है। और चिमाता कृषि क्या होती है और दाहिया कृषि क्या होती है, आप लोग को बताया था ना मैं। चिमाता कृषि और दाहिया कृषि को अगर हम जानेंगे तो क्या नाम से जाने जाएंगे, एक इस नाम से जाना जाता है झूम कृषि। ये भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, जहां पर 7 सिस्टर्स जो होती हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला, उस एरिया में इसको बोला जाता है झूम कृषि। क्या होती है झूम कृषि, इसको सरकार ने बैन कर दिया है। पहले पेड़ों को जला दिया जाता है, उस पेड़ों में जलाने के बाद जो उसकी राख होती है उस पर बहुत ज्यादा उर्वरक शक्ति होती है, और उस पर जब तक खेती करी जाती है जब तक उस पर उर्वरक शक्ति होती है, और उसके बाद उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस टाइप की कृषि इनमें देखने मिलती है ना। तो अब इसको सरकार ने बैन कर दिया। तो झूम कृषि बोला जाता है कहां पे, नॉर्थ ईस्ट में, है ना। आपने भील देख लिया, भील ट्राइब क्या बोलती है इसको, चिमाता कृषि कहती है, और दाहिया भी कहती है, ठीक है। इसके बाद एक और नाम लिखिए, क्वेश्चन पूछता है दीपा। दीपा कृषि ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, इसी को छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। पोंडू, पोंडू कृषि आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। ये सब झूम कृषि, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नाम है। और हमारे यहाँ की जो बैगा ट्राइब है, बैगा ट्राइब इसको क्या बोलती है, बेवर। अभी पढ़ेंगे हम बैगा जनजाति, बैगा जनजाति द्वारा इसको क्या बोलते हैं, बैबर। क्या बोलते हैं, बैबर। बा से बा जोड़ सकते हैं आप।
क्लियर, समझ में आ गया। झूम कृषि कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद दीपा अगर पूछेगा तो ये छत्तीसगढ़ में, पोंडू आंध्र प्रदेश में, और बैगा जनजाति बैबर बोलती है, और गोंड भी क्या बोलती है, दाहिया कृषि कहती है इसको, ठीक है। और सरकार द्वारा अब इसको बैन कर दिया गया है ना। चलिए, तो हमने अच्छा एक और देखे थे, हमने इनकी आर्थिक स्थिति में क्या देखे थे, कुछ आर्थिक स्थिति कैसी होती है, दयनीय होती है। आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, इसलिए ये चोरी और डकैती भी करते हैं। चलिए, यहां तक हमने देख लिया था आर्थिक। अब इसके बाद हमारी कौन सी कंडीशन बची, सामाजिक हो गई, आर्थिक हो गई। अब लिखिए सांस्कृतिक, सांस्कृतिक लिखिए, हो गया, लिख लिया आप लोग ये सब। अब इसका लिखिए सांस्कृतिक कल्चरल विशेषताएं। सांस्कृतिक इसे कहा जाता है हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक राजधानी, इसे कहा जाता है बताइए, उज्जैन को। और संस्कार राजधानी जबलपुर को। आचार्य विनोबा भावे ने बोला था, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले भूदान आंदोलन की शुरुआत भी करी थी आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले से 1951 में, जिसके पहले सत्यार्थी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो सॉरी नहीं थे, वो नहीं थे, वो अलग था, व्यक्तिगत आंदोलन था, ठीक है। बस याद रखिए कि भूदान आंदोलन किसका है, आचार्य विनोबा भावे। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है, आचार्य विनोबा भावे। चलिए, तो सांस्कृतिक विशेषताएं, ये कल्चरल लिखिए, इनमें क्या होती है। तो सबसे पहले हम इस पर क्या देखते हैं, इनका नृत्य। कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं, भील। इनका नृत्य देखिए, ये कौन सा नृत्य करते हैं, एक बहुत फेमस नृत्य है, भा से याद रखिए, भगोरिया। ये पर्व भी है और नृत्य भी है। एक भगोरिया नृत्य करते हैं, मैंने आपको बताया था ये राजस्थान में पाई जाती है, तो घूमर बोल दीजिए, समझ में आ रहा है। एक भगोरिया नृत्य बहुत फेमस है, एक घूमर करते हैं, और ठीक है, ये इनके क्या प्रमुख नृत्य हैं। अब इसके बाद, इनके नृत्य के बाद इनका ये देखिए, इनके पर्व देखिए, त्योहार देखिए, पर्व या त्योहार बोल दीजिए। इनके पर्व और त्योहार में भी बहुत फेमस है भगोरिया, भगोरिया पर्व। भगोरिया पर्व, इसके बारे में थोड़ा सा देख लिए कि 7 दिन तक चलता है, 7 दिन तक 7 दिन तक चलता है, और ये 3 पार्ट में मनाया जाता है। तो 3 पार्ट कौन से हैं, गुलारिया, सॉरी गुलालिया है, दूसरा है गोल गधेड़ो, और तीसरा है उजाड़िया। भा से याद रखना है आपको, भील जनजाति। और आपको पता है ये कब मनाया जाता है, ये होली के समय मनाया जाता है। और होली मतलब आ रहा है ला, आप इसको पकड़ सकते हैं ला से, होली मतलब ला आ रहा है, और ला से ही पकड़ सकते हैं गुलारिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। और गा से गुलाल खेलते हैं ना हम, तो याद रख सकते हो आप होली के समय ही गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया, 3 रूप में इसको मनाया जाता है भगोरिया पर्व। और जो मैंने बताया था, जो भील जो मुक्ता कहाँ पाई जाती है, झाबुआ अलीराजपुर, तो वहीं पे आपको ये वाला पर्व भी देखने मिलेगा, भगोरिया पर्व, ठीक है, समझ में आ रहा है। और कब खेला जाता है, होली के दिन, और 7 दिनों तक चलता है, ठीक है, 7 दिन तक चलता है। होली ला से जोड़ सकते हो आप, और गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया, ये 3 रूप में खेला जाता है। और लिखिए, एक और मनाया जाता है यहाँ पे त्योहार, जात्रा और चत्रा, चत्रावड़ी।
चत्रावड़ी, ये भी देखने जाता है यहाँ पे पर्व देखने जाता। एक और लिख सकते हैं यहाँ पे नथ, बोरी भी लिख सकते हैं, बोरी। तो समझ में आया पर्व या त्योहार कौन कौन से हो गए। बागोरिया पर्व बहुत फेमस है इनमें, और उसके अलावा जात्रा और चत्रावणी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे वो लिखिए विवाह, इनके में कुछ विवाह भी होते हैं। कौन कौन से विवाह। एक होता है गंधर्व विवाह, बहुत प्रचलन में है गंधर्व विवाह। क्या होता है, कोई बताएगा गंधर्व विवाह। एक होता है सेवा विवाह। सेवा विवाह तो मैंने आपको बता चुका है क्या होता है। हाँ, लड़का जो रहता है वो लड़कियों के यहाँ पे जाके कुछ दिन सेवा करता है, ठीक है। अगर उसके ससुर को पसंद आता है तो वो उससे क्या शादी कर देते हैं, तो वो होता है हमारा सेवा विवाह। और एक और नाम मिल गया अब गंधर्व विवाह। बताइए, आपने वेदों में सुना होगा 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, ठीक है। जो क्षत्रिय करते थे उन्हें गंधर्व विवाह कहते थे। इसको हम अपनी आज की भाषा में बोला जाए तो प्रेम विवाह, ठीक है। कौन सा विवाह, प्रेम विवाह। जो 8 विवाह का वर्णन मिलता है ना, उनमें से एक है गंधर्व विवाह। ये क्षत्रियों द्वारा किया जाता था गंधर्व विवाह। एक पाश विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है, ब्रह्म विवाह होता है। ऐसे 8 प्रकार के विवाह होते हैं। और जो गंधर्व विवाह मतलब होता है क्या, प्रेम विवाह, है ना। तो ये कुछ विवाह इसमें प्रचलित है। और सेवा विवाह तो आप लोग को बता दिया, ठीक है। और क्या बचा इसमें। हाँ, इसमें एक पिथौरा चित्र बहुत फेमस है, ठीक है। सांस्कृतिक विशेषताएं में एक लिखिए पिथौरा। एक राय पिथौरा करके आपने सुना होगा, ये पृथ्वीराज चौहान के समय आपने सुना होगा, ठीक है। एक और पिथौरा आपने सुना होगा जो अहमद लाहौरी ने शाहजहां के जो तख्ते ताउस, जो पिकॉक थ्रोन बनवाए थे, वहां पर भी एक पिथौरा जड़ा था और कोहिनूर हीरा जड़ा था, जो गोलकुंडा के खदान से निकलता है, जिसको नादिर शाह 1739 में करनाल के युद्ध में लूट कर ले जाता है, और उसी को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। समझ में आ रहा है। 3 पिथौरा के बारे में आपको मैंने बता दिया। एक जो हमने पिथौरा चित्र की बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ के भील जनजाति का एक प्रमुख और प्रसिद्ध चित्र है पिथौरा। एक राय पिथौरा की उपाधि किसको उदाहरण में थी, पृथ्वीराज तृतीय को। समझ में आ रहा है। और एक और मैंने बताया एक पिथौरा चित्र है। पिथौरा चित्र जो होता है वो किस पे, जो तख्ते ताउस बनवाया था किसने, शाहजहां ने, जिस पर हीरा लगा हुआ था, उसे पिकॉक थ्रोन भी कहते थे, ठीक है। तो उसको बाद में उसको कौन ले गया, कौन ले गया बताइए, नादिर शाह 1739 में। उसमें मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करता था, दिल्ली में जो राजा है ना मुगलों का, तो उसके समय उन्होंने हमला करता है और उसको ले जाता है। तो याद रखिए कि वहां पे भी है ना, नाम आया तो मैंने आपको बता दिया। तो पिथौरा चित्र प्रसिद्ध है। और इसके लिए एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, बहुत आता है, क्या, पेमा फाल्या। लिख लीजिए, पेमा फाल्या इसी से जुड़े हुए हैं पिथौरा चित्र के लिए, और ये भील जनजाति के ही है, पेमा फाल्या। और एक और अभी बहुत प्रसिद्ध में चल रही है, भूरी बाई। भूरी बाई पद्म श्री जीती है इन्होंने, पद्म श्री। इस बार का 2021 का था, 2020 वाला जो था उसमें इन्होंने पद्म श्री से सम्मानित हुई थी भूरी बाई। और पेमा फाल्या शिखर सम्मान भी जीत चुके हैं, शिखर सम्मान। ये 9 कैटेगरी में दिया जाता है, याद रखिए 9 कैटेगरी में दिया जाता है। इसकी डेट मुझको याद नहीं आ रही है शिखर सम्मान की, शायद तक 1991 है, एक बार और चेक कर लीजिए आप लोग। उसमें इसकी शुरुआत होती है और पेमा फाल्या को दिया जाता है। और पेमा फाल्या किससे, पिथौरा चित्र से ही प्रसिद्ध है, ठीक है। और भूरी बाई का नाम भी आपको हाँ 1991-92 में ही है शिखर सम्मान, ठीक है। और 9 कैटेगरी में दिया जाता है, याद रखिए शिखर सम्मान, है ना। और शिखर सम्मान में तो पेमा फाल्या जी को मिल चुका है, और भूरी बाई, ठीक है, इनको पद्म श्री सम्मानित कर दिया गया, वो भी किससे, पिथौरा चित्र से ही प्रसिद्ध है, ठीक है। एक और लिखिए जोबट। ये माने जोबट मतलब अलीराजपुर और झाबुआ में एक
पंजादरी, पंजादरी नाम से बहुत फेमस है, माने इन लोग पंजादरी बनाते हैं। लिख लीजिए, जोबट अलीराजपुर में जोबट परियोजना कहां चलती है? अलीराजपुर में, याद रखिए ये, है ना। और चंद्रशेखर परियोजना भी है यहाँ पे, ठीक है। और ये किसकी सहायक नदी है बताया था? नर्मदा जी की, ठीक है, नर्मदा की टिब्यूटी। जोबट अलीराज में पंजादरी बहुत फेमस है, पंजादरी, पंजादरी प्रसिद्ध है, इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है, भील जनजाति के द्वारा, है ना। और इनसे एक और क्या प्रसिद्ध है? कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा, इसको हमने जीआई टैग दे दिया गया है 2018 में। और कर्नाटक में इसे स्वर्ण कहा जाता है, स्वर्णगिरी मुर्गा कहा जाता है। इसी की जो प्रजाति मिलती है ना, वो कर्नाटक में स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। क्या होती है इसकी विशेषता? ये बहुत काला होता है और बहुत ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है ना। और एक और अभी जीआई टैग एक और चल रहा है हमारे यहाँ पे, चिन्नौर, चिन्नौर का जो चावल है बालाघाट में, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। बाकी और भी चीज, अभी बहुत से नाम प्रस्तावित भी हुए हैं ना। चलिए, सब हो गया, पंजादरी हो गया, और क्या बचा है? ये हो गया हमारा क्या? सांस्कृतिक, है ना। अब धार्मिक देख लें, कौन से देवी देवताओं को मानते हैं? धार्मिक हो गया क्या? लिखिए, धार्मिक, हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में धार्मिक विशेषताएं के बारे में बात की गई है? कोई बताएगा? 25 से 28 के बीच में धार्मिक उपबंध के बारे में बात किया गया है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अनुसार, ये मौलिक अधिकार के अंदर आती है। तो धार्मिक विशेषताएं लिखिए। धार्मिक विशेषताएं में ये हिंदू देवताओं को ही मानते हैं, हिंदू देवताओं को मानते हैं। मतलब हिंदू देवी देवता मतलब हनुमान जी, काली जी, शंकर जी, कृष्ण जी। आ रहा है समझ में? इनके जो प्रमुख देवता रहते हैं, इनके जो प्रमुख देवता रहते हैं, वो किसको बोलते हैं? राजपंथा, राजपंथा इनके प्रमुख देवता होते हैं, ठीक है। और भी ये देवताओं को मानते हैं, महादेव, बड़ा देव, ठीक है। और सर्प और घोड़े की पूजा कौन करता है? भील जनजाति करती है। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है, सर्प मतलब स्नेक और घोड़े की पूजा कौन करता है? भील जनजाति और ये मामा शब्द इनका प्रिय संबोधन है, याद रखिए ना। मामा जो शब्द है वो इनका क्या है? प्रिय संबोधन है, मामा। एक मामा हमारे यहाँ पे हैं, शिवराज सिंह चौहान, प्रिय संबोधन है इनका, माने ज्यादातर लोग को मामा कह के बुलाते हैं, है ना। और सर्प और घोड़े की पूजा भी करते हैं भील जनजाति द्वारा। और प्रमुख देवता कौन से हैं? राजपंथा। चलिए, धार्मिक के बाद और क्या बचा?
अच्छा, धार्मिक में और भी लिख सकते हैं, ये आत्मवादी होते हैं, ठीक है, मतलब आत्मा में विश्वास रखते हैं, ये भी लिख लीजिए। चलिए, और कुछ बचा हमारा, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक, वो सांस्कृतिक हो गया और धार्मिक हो गया, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ये गहना प्रिय जनजाति होती है, ये अपने पेय पदार्थ में तलवी, अच्छा एक चीज और याद आ गई, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, इनकी एक तलवी होती है, जो तलवी होती है भील की एक सब कास्ट, जो इस्लाम धर्म अपना लेते हैं ना, उनको हम तलवी भील कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है, यहां पे लिख लीजिए, इस्लाम इस्लाम धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को अपनाने वाले, लिखवा दिया हूं, लिख लीजिए, एक बार और लिख लीजिए, इस्लाम धर्म को अपनाने वाले वो क्या बोलते हैं, तड़वी भील कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है, तड़वी भील कहा जाता है। और कोई मुझे बताएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रोफेट मोहम्मद, या हजरत मोहम्मद साहब, 570 में इनका जन्म होता है, जिसमें इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। कुरान इनका प्रमुख ग्रंथ होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये पश्चिम की तरफ देख के नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उस साइड, ये मक्का मदीना उस साइड मानते हैं, क्योंकि जो प्रोफेट मोहम्मद साहब 570 में जब इनका जन्म हुआ था, तो ये कहां पे इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म मक्का या मदीना साइड हुआ। इसलिए आपने देखना होगा, जो जुमा पढ़ते हैं, ये जो मुस्लिम होते हैं, वो पश्चिम की तरफ देख के नमाज पढ़ा जाता है, क्योंकि उस तरफ मक्का मदीना मानते हैं, उस दिशा को लोग किबला कहा जाता है ना। और इनके जो उत्तराधिकारी हुए उन्हें खलीफा कहा जाता है, क्वेश्चन पूछता है। और इबान इसक ने सबसे पहले इनके ऊपर किताब लिखी थी, मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर, ठीक है, कभी मैं बताऊंगा इनके बारे में, इस्लाम धर्म के। और इन्होंने एक कौन सा हिजरी संवाद भी चलाया था। कुरान, कलमा, कयास, हदीस, ये सब किससे हैं? मुसलमानों से रिलेटेड ये सब ग्रंथ है, जिनका उपयोग किया गया था मुगल के समय, ठीक है। चलिए, हाँ, इस्लाम धर्म को अपनाने वाले तड़वी भील कहा जाता है। अब कुछ विशेषताएं, कुछ स्पेशलिटी लिख लीजिए। कुछ तो बता दिया मैं आपको कि महाराणा प्रताप के युद्ध में ये शामिल थी। एक किताब लिखी गई थी द भील करके, द भील किसने लिखा था? द भील, द भील, इंग्लिश में ही लिखिए इसको, द भील करके एक पुस्तक लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा? टीबी नायर साहब के द्वारा। अच्छा, मैंने गोंडों की एक किताब नहीं बताया, लिख लीजिए, गोंड गोंड एंड द रिचुअल ऑफ घोटुल, गोंड, लिख लीजिए यहां पे थोड़ा सा साइड में, गोंड एंड द रिचुअल्स, रिचुअल्स मतलब होता है प्रथा, गोंड एंड द रिचुअल्स ऑफ घोटुल, ये लिखे थे वेरियर एल्विन साहब ने, वेरियर एल्विन साहब ने लिखा था, गोंड एंड द रिचुअल्स ऑफ घोटुल। ये किताब किसने लिखी थी? वेरियर एल्विन साहब ने लिखी थी। और एक और आएगी बुक, द बैगा करके, द बैगा करके भी एक बुक आएगी ना, तो वो भी कौन लिखेंगे? वेरियर एल्विन्स, ठीक है, जब हम बैगा जनजाति पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको। तो वेरियर एल्विन्स ने ही गोंड एंड द रिचुअल ऑफ घोटुल्स लिखा है। और एक है हमारे द भील करके पुस्तक लिखे हैं टीबी नायर साहब, है ना। अगली इनकी विशेषताएं लिखी है, इनको गहना प्रिय होते हैं भाई। ये गहना प्रिय मतलब गहना बहुत मानते हैं, पहनते हैं। धनुष, आपको बताया था ना, धनुष इनका प्रिय होता है, धनुष को ये अपना आराध्य मानते हैं, धनुष को अपना आराध्य मानते हैं। धनुष को क्या मानते हैं? धनुष को अपना आराध्य मानते हैं ना, वो कहते हैं, ठीक है। गहना प्रिय होते हैं, ठीक है, इनको ज्वेलरी बहुत पसंद रहती है, ठीक है। कोई बताएगा कितने कैरेट सोने से ज्वेलरी बनती है? एक शुद्ध सोने की जो पहचान होती है 24 कैरेट की होती है, मगर कितने सोने से एक ज्वेलरी बनती है जो आप
आभूषण बनते हैं वो कितने कैलोरी से बनते हैं? हाँ, 18 कैरेट। 18 कैरेट जो होता है ना उससे बनी, उस पर और भी चीज मिलाई जाती है ना, तांबा, सब चीज मिलकर बनी होती है, ठीक है। और सोना जो होता है वो क्या होता है मेरे को बताइए? जो गोल्ड होता है वो एक प्रकार का मेटल है, एक धातु होती है ना, धातु जिसमें कुछ लस्टीरियस मतलब उस पर चमकदार होता है, डक्टाइल होता है ना, आघात पूर्व कहते हैं हिंदी में, तो ये उसकी क्वालिटी होती है, तो उसको पहचाना जाता है कि वो क्या होते हैं, मेटल, और एक होते हैं नॉन मेटल। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। और सबसे कम क्रियाशील धातु भी होती है सोना, याद रखिए, है ना। और एक आयरन पायराइड करके होता है FeS2, इसे बेवकूफों का सोना, ये झूठा सोना भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो धनुष को अपना ये आराध्य मानते हैं, और क्या मानते हैं बताइए, और क्या विशेषता देखने मिलती है? पिथौरा चित्र मैंने आपको बता दिया, है ना। और गहना प्रिय होते हैं, धनुष को अपना आराध्य मानते हैं। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट करके लिखिए, इसको बॉक्स बना के लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, एक दीपा, दीपा प्रथा चलती है इनमें, दीपा प्रथा। दीपा प्रथा कैसी होती है? सॉरी, दीपा नहीं, दापा है ना, दापा प्रथा। दापा प्रथा क्या होती है? दा से याद रख सकते हो, दहेज जैसी प्रथा होती है, दहेज प्रथा। ये दहेज प्रथा होती है, मगर इस पे दहेज कौन देते हैं? लड़के वाले, लड़के वाले लड़कियों को दहेज देते हैं। ठीक है, मगर यह प्रथा में प्रतिबंध लगा दिया गया है, प्रोहिबिटेट कर दिया गया है, ये प्रथा को प्रतिबंध है, ठीक है। कब से? 2016 से। और इसी प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया था, साथियान अभियान। साथियान अभियान की शुरुआत की गई थी, साथियान। क्लियर? समझ में आ रहा है? और क्या विशेषताएं बताइए? क्लियर? अच्छा, एक और चीज लिखिए, अब ये पेय पेय पदार्थ जो बेवरेज होता है इनमें, उस बेवरेज को क्या यूज करते हैं इनमें? क्वेश्चन आया क्या, क्या करते हैं? ताड़ी, ताड़ी और रबड़ी, ठीक है। रबड़ी ये वाली नहीं, अपनी जो दूध से बनती है उनकी दूसरी रहती है। लिखिए, ये हो गया। लिखिए, पेय पदार्थ जो बेवरेज होता है, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ यूज करते हैं ताड़ी, ये उनकी लैंग्वेज में बोला जाता है, ताड़ी और रबड़ी। तो जो हमारी ताड़ी रहती है वो किससे बनती है? ताड़ी मतलब होता है महुआ से बनाई जाती है। इसे कच्ची शराब भी कहते हैं, कच्ची शराब। इसका सेवन करते हैं इन लोग, इनका बहुत प्रिय रहता है, ठीक है। और ये जो इनके सुबह का जो भोजन होता है, जो इनके भोजन को भी इन्होंने बांट के रखा है, इनका जो भोजन होता है वो सुबह का जो भोजन होता है, दिन का जो भोजन होता है और शाम के भोजन है, तो अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो जो सुबह का भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं? ये बासी, बासी। और कभी अगर पूछ लेगा कि वासी ट्राइब कहां पाई जाती है, तो क्या बोलोगे? लक्षद्वीप। कहां पाई जाती है? लक्षद्वीप में, है ना। और जो इनके सुबह का खाना होता है, सुबह का खाना क्या बोलते हैं इन लोग? बासी। रात का खाना आप लोग क्या बोलते हो रात के खाने को?
डिनर, आप लोग डेवलप सोसाइटी के लोग हो तो आप लोग बोलते हो क्या, डिनर। ये बोलते हैं क्या, बाउरू। समझ में आ रहा है, क्या बोलते हैं, बाउरू। और दिन, दिन के खाने को क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, ब्रेकफास्ट, लंच बोलते हो ना। दिन के खाने को इन लोग क्या बोलते हैं, बासी बोल दिए, बाउरू बोल दिए, और एक और क्या होता है, ये बासी हो गया ना, इसको कहते हैं बाउरू। और दिन के खाने को क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, एक दिन के खाने को भी लोग कुछ बोलते हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा ना, याद नहीं आ रहा है मुझे, इसको भी दिन के खाने को भी लोग कुछ बोलते हैं ना। चलिए, चलिए ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा, एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। हम बात कर रहे थे किसकी, भील ट्राइब्स की, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब है। इसकी हमने उत्पत्ति देखा था किससे, संस्कृत के शब्द भिल से होती है, जिसका अर्थ होता है धनुष। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति होती है, भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति होती है, अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानती है, प्रोटो आस्ट्रेट परिवार की होती है। और प्रोटो आस्ट्रेट मतलब मैंने बता दिया ना, ये लोग काले होते हैं, चेहरा चौड़ा होता है, माथा चौड़ा होता है, इस टाइप का जो है, तो उसको हमने क्या बता दिया, प्रोटो आस्ट्रेट। और मैंने आपको बताया था प्रोटो आस्ट्रेट मतलब किस साइड, भारत के पश्चिम साइड। तो ये कहां पाई जाती है, पश्चिम साइड। और हल्दी घाटी के युद्ध में भील जनजाति ने भी भाग लिया था। इसके बाद हमने इसका भौगोलिक विस्तार, हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में दिखता है ना, जिसमें कुछ प्रमुख जिले आते हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, धार। इनकी सब कास्ट होती है, कौन सी होती है, उपजाति भिलाला, पटेलिया, बरेला, रत्नास, बेगास ना। इनको याद रखिए, क्वेश्चन आए हुए हैं, रत्नास, बेगास। और भील जो होते हैं, एक भील होता है और एक भिलाला होते हैं, तो भिलाला को उजले भील कहते हैं और इनको क्या कहते हैं, काले भील कहते हैं, क्योंकि भिलाला क्या होते हैं, इनके कंपेयर में थोड़ी गोरे होते हैं, ठीक है। और इनकी कुछ सामाजिक विशेषताएं देखे थे हमने, ये पितृ सत्तात्मक होते हैं, पैट्रिसाइड होते हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार में रहते हैं, और बधु मूल प्रचलन रहता है, ब्राइड प्राइड इनके में काफी प्रचलन में रहता है। बधु मूल आपको बता दिया था ना, ये दे तो देते हैं पैसे मगर वापस ले भी लेते हैं। इसके बाद हमने इनकी आर्थिक विशेषताएं देखी, इनकी आर्थिक विशेषताएं में हमने देखे, ये किसान होते हैं भाई, और किसान होते हैं मतलब कृषि करेंगे, तो एक चिमाता कृषि इनको बोला जाता है, जो पहाड़ों में की जाती है, दाहिया कृषि जो मैदानों में की जाती है, और आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, इसलिए ये चोरी और डकैती करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इनके अनेक नाम हैं, एक होता है झूम कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है, दीपा कृषि छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, पोंडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, और बैगा जनजाति इसी को बेवर कहती है। इसके बाद हमने सांस्कृतिक, ये कल्चरल इसकी स्पेशलिटी देखा था, ये नृत्य करते हैं, भगोरिया नृत्य, घूमर, बोरी। इनके पर्व और त्योहार होते हैं, कौन सा, एक भगोरिया पर्व बहुत फेमस है, 7 दिन चलता है, और होली के समय इसको हम मनाते हैं। ये 3 पार्ट में मनाया जाता है, गुलालिया, गोल गधेड़ो, और उजाड़िया। और भी कुछ होते हैं, जात्रा और चत्रावणी। और इनके में विवाह का भी प्रचलन रहता है, एक होता है गंधर्व विवाह, है ना, गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, और दूसरा होता है सेवा विवाह, है ना, ये क्या होता है, इस पर सेवा करना पड़ता है। फिर पिथौरा चित्र बहुत फेमस रहता है, जिनके प्रसिद्ध कलाकार हैं फेमा फाल्या जी, जिन्हें शिखर सम्मान भी मिला है 1991 1992 में, और 9 लोग को दिया जाता है। और 2020 में एक बहुत प्यारी व्यक्ति, एक महिला भूरी बाई पद्म श्री से सम्मानित की गई है, ठीक है, क्लियर। और इस बार पद्म श्री कौन सी महिला को मिला है बताइए, हाँ, कौन सी, कौन सी मरावी है, हम्म, बताइए किसको मिला है, हाँ,
कौन है लुधिया बाई, कौन है बताइए? उनको कौन सा प्राइज मिला है? उनको बैगा ट्राइब्स के लिए मिला है, ठीक है। जो महिला पुरस्कार होते हैं उनमें से एक है वो लोधिया बाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जोवट अलीराजपुर की बात करते हैं। दुर्गा बाई को मिला है इस बार पद्मश्री, ठीक है। क्लियर? कहां से आती है? मंडला के बरबसपुर से। एकमात्र महिला है ये इस बार की, याद रखिए। उनको काफी सम्मान दिया जा रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। पंजादरी बहुत फेमस है। कड़कनाथ मुर्गा बहुत फेमस है, जीआई टैग 2018। और इसकी एक प्रजाति कर्नाटक में स्वर्णगिरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। धार्मिक विशेषताएं क्या है? हिंदू देवताओं को बहुत मानते हैं, हनुमान जी, काली जी, शंकर जी, कृष्ण जी। प्रमुख देवता है इनके राज, पंथा, महादेव, बड़ा देव, और भी इनके देवताएं हैं। सर्प और घोड़ों की, स्नेक और जो हॉर्स होते हैं उनकी पूजा करते हैं इन लोग। और मामा इनका प्रिय संबोधन है, ठीक है। और ये आत्मवादी होते हैं, मतलब आत्मा में विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में विवाह रखते हैं, रीबॉर्न में विवाह रखते हैं, जैसे जैनिज्म लोग मानते थे, जैसे बुद्धिज्म लोग मानते थे, जो कि क्या रीबॉर्न, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे उन लोग, है ना। और फिर मैंने बताया था जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो क्या थे? उनको तड़वी भील कहा जाता है। इनकी एक किताब थी द भील करके, लिखे टीबी नायर साहब ने। गहना बहुत प्रिय होता है ना। और उसके बाद धनुष को अपना आराध्य मानते हैं, पूजा करते हैं। जैसे विश्वकर्मा लोग जो होते हैं वो जो अपने अस्त्र बनाते हैं उनकी पूजा करते हैं, है ना। तो अथर्ववेद जो है उनको जो निर्माण किया है उन्होंने, उनके जो प्रमुख होते हैं वो कौन है? विश्वकर्मा जी को माना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो क्या होते हैं, ये धनुष को अपना आराध्य मानते हैं। और इसके बाद मैंने एक और बुक बताया था आपको, गॉन्ड एंड द रिचुअल ऑफ घोटुल्स, ये वेरियर एल्विन ने लिखा है। और एक द बैगा करके भी लिख लीजिए, द बैगा करके, द बैगा करके भी एक किताब लिखी है, किसने? वेरियर एल्विन ने, लिख लीजिए। और इनमें एक दापा प्रथा चलती है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, जितना इंपॉर्टेंट हो सके उतना करके लिखिए। तापा प्रथा, है ना। थापा नहीं, थापा जो होते हैं नेपाल साइड अलग पाए जाते हैं, है ना, वो गोरखा होते हैं। थापा नेपाली लोग को कहा जाता है। जो आप लोग के यहाँ पे जो मोमोज बेचते हैं वो सब थापा लोग हैं, ठीक है। ये सब नेपाल तरफ से आते हैं। ये दापा है ना। माने दहेज प्रथा, समझ में आ रहा है? इनमें एक दहेज प्रथा चलती है जिसपे लड़के वाले, याद रखिए कंफ्यूज नहीं होनी, तो आप लोग सीधे लगा देंगे अपनी सोसाइटी देख के कि लड़की वाले देते हैं। यहाँ पे उल्टा चलता है भाई, है ना। लड़के वाले यहाँ पे दहेज देते हैं और उसको प्रतिबंध कर दिया गया है 2016 में, है ना, सातियान अभियान की शुरुआत के साथ। क्लियर? और इसके बाद हमने देखा इनका पेय पदार्थ होता है ताड़ी और एक रबड़ी। तो ताड़ी बनती है महुआ से, जिसे हम कच्ची शराब का दर्जा देते हैं, ठीक है। और इनका भोजन होता है सुबह का वासी, रात का होता है पाउरू और दिन का होता है पेज। ये मोटे अनाज से बनता है, मोटे अनाज, ये मोटे अनाज से बनता है। और मोटे अनाज के लिए नंबर 1 में है राजस्थान। मोटे अनाज जो सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है, प्रोडक्शन होता है, वो कौन है? राजस्थान, जहां पे 25-10 200 सीट है। कालराज मिश्रा जी वहां के क्या है? सीएम है। और कालराज मिश्रा वहां के क्या है? राज्यपाल है। और जो सीएम है वो कौन है? अशोक गहलोत जी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और अब जो चुनाव होने वाले हैं वो कहां पे होने वाले हैं? गुजरात में। गुजरात में आपको अब चुनाव देखने मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो पेज होता है जो मोटे अनाज से बनता है, ठीक है। बहुत पौष्टिक होता है। तो ये बात हो गई हमारी भील जनजाति की। पूरा समझ में आया भील जनजाति? चलिए अगला लिखिए, कोरकू। ये अपने आप को राजपूत का वंशज मानते हैं, कोरकू। कोरकू जो कोलेरियन शाखा से आते हैं। इनका मतलब होता है मनुष्य का समूह, है ना, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, याद रखिए, ठीक है। ये इनका अर्थ होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में हमें देखना है, इनके कौन कौन से विवाह, राजी बाजी विवाह इनके में प्रचलित होता है, ठीक है। इनकी सब कास्ट कौन सी होती है? तो निहाल करके, वो सॉरी नहाल करके, है ना, मावी रूमा करके एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन सी पठारिया, तो वो क्या होती है? इनकी कास्ट होती है। जो इनके पास स्वामी, जिनके पास काफी जमीन होती है उन्हें हम राज कोरकू बोले जाता है, ठीक है। चलिए सब डिस्कस करते हैं, किस एरिया में पाए जाते हैं, यही सब हमें डिस्कस करना है। ये पूरा आप लोग को समझ में आया? चलिए तो अगली लिखिए,
कोरकू, कोरकू एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है इनका, बहुत पूछा जाता है, चटकोरा नृत्य। अगर कभी पूछेगा कि चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको क्या बोलना है? कोरकू। लहंगी दुलदुल घोड़ी किससे संबंधित है? रागनी। तो आप क्या बोलोगे? एक सहरिया जनजाति होती है, उनसे संबंधित है। ये जो सब फेमस है, ये काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिखिए कोरकू। पहले तो हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति की। इनकी जो उत्पत्ति हुई है कोलेरियन शाखा की, कोलेरियन शाखा से इनकी उत्पत्ति हुई है। कोलेरियन शाखा से इनकी उत्पत्ति माना जाता है। कोरकू का अर्थ होता है, कोरकू, कोरकू का अर्थ होता है क्या? मनुष्य का समूह। जैसे भारिया का मतलब होता है ज्ञान का अभाव, जंगलियों का जंगली बोला जाता है उनको, ठीक है। वैसे हमारी कोरकू का अर्थ होता है मनुष्य का समूह, ग्रुप्स ऑफ पीपल। अपने आप को राजपूत का वंशज मानते हैं। अभी कौन से राजपूत थे जिनकी मूवी आई है? हाँ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोलिए, है ना। वासुदेव जिसने चौहान वंश की स्थापना करते हैं, उस वंश के अंतिम राजा होते हैं, जिनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय। इनके दरबार में रहते हैं बहुत शानदार व्यक्ति जिनका नाम था चंद्रवरदई। उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, जो हिंदी की पहली किताब थी, याद रखिए, जो उन्होंने हिंदियों में लिखा था, ठीक है। बहुत महान हुए थे, और मैंने भी आप बताया ना, राय पितौरा की उपाधि धारण की थी। और इनका जो विवाह होता है वो किससे होता है? संयोगिता से। एक बार बताया था ना, राजा जयचंद, और उनको भरी दरबार से उठा लिए थे, और उनकी कैसे कैसे मृत्यु हुई थी। और मैंने बताया था तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, और फिर एक चंदावर का युद्ध होता है जो जयचंद के साथ लड़ा जाता है, और मोहम्मद गौरी इसमें शामिल होता है, जो 17 बार आक्रमण करता है भारत पर, और आखिरी में हरा देता है। फिर उसके बाद मैंने पूरी कहानी बताया था आपको, सब कुछ कैसे संयोगिता को उठा ले जाता है। तो जयचंद उसके क्या रहते हैं, और जयचंद ने ही किसको बुलाते हैं? मोहम्मद गौरी को बुलाया था। किसके लिए? पृथ्वीराज तृतीय के लिए, है ना। तो कई बताएंगे वो गढ़वाल वंश का था। कौन सी? एक गढ़वाल वंश था, उसका था, उसका अंतिम राजा था जयचंद। और जो चौहान वंश था, ये चाहमान वंश कहते थे, इसके संस्थापक थे वासुदेव। तो उनके थे कौन? पृथ्वीराज तृतीय अंतिम। तो ये और जयचंद समकालीन थे, और संयोगिता थी वो जयचंद की क्या थी? बेटी थी, है ना। और एक तराइन युद्ध भी हुआ है, पानीपत का बैटल ऑफ, जो तराइन का युद्ध है ना, थर्ड पानीपत का तृतीय युद्ध कहना चाहिए, 1215 में हुआ था। ये इल्तुतमिश के साथ हुआ था, ठीक है। और एक वो थे इल्तुतमिश थे, और कुबेचा जी, इन दोनों के बीच में हुआ था ना। इल्तुतमिश मतलब दिल्ली सल्तनत 1211 की बात है ये। 1210 में जब आरम शाह की डेथ होती है, तो उसका दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन होता है? इल्तुतमिश। और जब इल्तुतमिश जो बदायूं का क्या रहता है? गवर्नर रहता है, और एक अफगानी रहता है, क्वेश्चन आ चुका है, तो उसके साथ 1215 में कुबेचा के साथ ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसे पानीपत का तृतीय युद्ध किया जाता है, ठीक है। बताएंगे कभी। चलिए, तो अपने आप को राजपूत का वंशज मानते हैं कौन? कोरकू। और राजपूताना अगर कभी पूछेगा किसका पुराना नाम है, तो राजस्थान का, याद रखिए, वहां पे बहुत से राजपूत हुए हैं। चलिए, इसके बाद इनका भौगोलिक एरिया, ये ज्योग्राफिकल देख लीजिए, भौगोलिक विस्तार कहां पाए जाते हैं आपको देखने, मुख्यतः ये नर्मदापुरम में देखने मिलते हैं, है ना। बैतूल, ये बैतूल एकमात्र जिला है जहां पे ग्रेफाइट होती है, जहां पे घड़ी का कारखाना था, जहां पे कॉफी लगाई जाती है, मैंने आपको बताया था, बैतूल में, ठीक है। हमारे यहाँ पे सिर्फ कॉफी यहां होती है, जबकि कर्नाटक में होती है, और पूरे विश्व में आ रहा है, मतलब कहां पे? ब्राजील में होगी। समझ में आ रहा है। और होशंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है नर्मदापुरम, ठीक है। होशंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है।
और हुसैन शाह ने इसकी स्थापना की थी। 1401 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय अपने आप को स्वतंत्र करता है और अल्प खां के नाम से, दिलावर खां इसके पिताजी रहते हैं और दिलावर खां का बेटा होता है अल्प खां। तो अल्प खां हुसैन शाह के नाम से बनकर अपना क्या करता है, हुसैन शाह की स्थापना करता है। ठीक है। और मोहम्मद खिलजी द्वितीय करके व्यक्ति आता है जिसने हुसैन शाह का मकबरा बनाते हैं, जो कि संगमरमर से बनाया हुआ, सफेद संगमरमर से बनाया हुआ पहला मकबरा था। मगर जो मकबरे की शुरुआत करते हैं, टॉम की शुरुआत, वो दिल्ली सल्तनत के जो बनते हैं कौन, इल्तुतमिश, उन्होंने मकबरा पद्धति की शुरुआत करी थी। समझ में आ रहा है। और 1231 में उन्होंने हमला किया था, कहां पर, ग्वालियर में। और इल्तुतमिश को वहीं से खरीदा गया था। जब ग्वालियर में हमला हुआ था ना, तब इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां से खरीदा था। ये सब क्वेश्चन आते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है। चलिए, तो होशंगाबाद और बैतूल में आपको कौन सी जनजाति देखने मिलेगी, कोरकू। ठीक है। चलिए आगे देखिए इसको। अब इसके हम क्या देख लेंगे, सब कास्ट, सब कास्ट, उप जनजाति। मैंने आप लोग को विश्व की जनजाति भी पढ़ाया था एक बार, कि नहीं पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है। वेदा जनजाति कहां पाई जाती है, बताइए, नहीं पढ़ाया है। एक बंटू क्वेश्चन आया था